वालेकुम एवरीवन, मेरे क्लास में आपका वेलकम है। और इस क्लास में हम रिलेटिव एटॉमिक मास पर हम थोड़ी बात करेंगे। अच्छा, इसमें दो वर्ड्स हैं, एक है रिलेटिव और एक है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास यानी एटम का मास। जब मैंने आपको एटम वाला आर्टिकल पढ़ाया था तब मैंने कहा था कि एटम भले एक बहुत छोटा पार्टिकल है लेकिन उसका कुछ ना कुछ मास ज़रूर होता है। क्या रेंज होती है उसकी? 10⁻⁻27 से 10⁻⁻25 किलोग्राम, ये इसकी रेंज होती है जो हमने एक्सरे एनालिसिस की मदद से मालूम की है। सबसे पहले डाल्टन साहब ने कहा था कि एटम का कुछ ना कुछ मास होता है। ये बात मैंने डिस्कस की थी जब मैंने आपको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ाई थी। साथ देखो एक और वर्ड जोड़ रखा है, रिलेटिव। क्वांटिटीज़ दो तरह की होती हैं, एक होती है रिलेटिव, एक होती है एब्सोल्यूट। एक होती है रिलेटिव, एक होती है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब फिक्स्ड क्वांटिटी होती है। मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में अगर मैं कहूँ मेरे पास दो पेन हैं, ठीक है, तो वो दो ही हैं, वो एब्सोल्यूट ही हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरे हाथ में 1 किलो पेन है तो एब्सोल्यूट नहीं है, वो रिलेटिव है। वो कैसे रिलेटिव है मैं बताता हूँ। अच्छा, रिलेटिव क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो किसी स्टैंडर्ड को सामने रख करके हम मालूम करते हैं। लाइक अपने पास मैस, जैसे मैंने कहा 1 किलो, 1 किलो एक रिलेटिव क्वांटिटी है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि डिफ़ाइन करो 1 किलो कितना होता है, तो आप ज़्यादा से ये कर सकते हो कि 1 किलो का वो जो पत्थर होता है वो ला करके दिखा दो कि भाई इतना मैस होगा तो वो 1 किलो होगा। तो ये रिलेटिव क्वांटिटी है। तो आप उस पत्थर की मदद से 1 किलो का जो है वो वज़न जो है मालूम कर रहे हो, तो दैट इज़ अ रिलेटिव क्वांटिटी, ठीक। तो इसी तरीके से एटॉमिक मास भी है, वो एक रिलेटिव क्वांटिटी है। अच्छा, रिलेटिव क्वांटिटीज़ हम कंपैरिजन करके हम मालूम करते होते हैं, उनको हम डायरेक्ट मालूम नहीं कर सकते। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एटॉमिक मास इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी, इट इज़ अ रिलेटिव क्वांटिटी। एटॉमिक मास इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी, इट इज़ अ रिलेटिव क्वांटिटी। ये एक रिलेटिव मेजरमेंट है, ठीक है। हम वेट को कैसे मेजर करते हैं? सॉरी, हम कोई ना कोई तराजू ले लेते हैं, लाइक अच्छा, एक और बात जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बता दूं। कुछ बुक्स में ना रिलेटिव एटॉमिक मास की सिंबॉलिक नोटेशन भी लिखी गई है। सिंबॉलिक नोटेशन, ठीक है। सिंबॉलिक नोटेशन क्या लिखी गई है? ए, और इसके सबस्क्रिप्ट में आर लिख दिया जाता है, ठीक है। तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास की सिंबॉलिक नोटेशन है, ये आप नोट कर लेंगे, ठीक है। हो सकता है कि काम आ जाए। अच्छा, तो मैंने आपको कहा कि हम मैथ्स किस तरीके से मेजर करते हैं। कोई एक तराजू ले लेते हैं, ठीक है। उस तराजू में दो पैन्स होते हैं जनरली, एक लेफ़्ट होता है एक राइट होता है। लेफ़्ट वाले में हम अननोन मैथ्स रखते हैं, लाइक कोई हमने सब्ज़ी का वेट करना है, कोई फ्रूट का वेट करना है, तो इसे लेफ़्ट पैन में रख देते हैं। तो अननोन जो होता है उसे हम लेफ़्ट पैन में रखते होते हैं। ये आप फिज़िक्स की ABC है, आप जानते होंगे, ठीक है। और ये जो राइट पैन है इसमें हम नोन मैथ्स रखते हैं। ये भी आपको पता होगा, मैं आपके फ़िज़िक्स के नॉलेज पर शक नहीं कर रहा, ठीक। वो यकीनन आपको मुझसे ज़्यादा आती होगी। तो हम ऐसे करते हैं एक तराजू के लिए। तो नॉन मैथ्स फॉर एग्जांपल हम 1 kg रख देते हैं इधर, 1 kg, ठीक है। और फिर यहाँ पर फ्रूट्स या हम अपनी वेजिटेबल्स डालते हैं अनटिल इट इज़ बैलेंस्ड। तो हम समझ जाते हैं कि 1 kg अब पूरा हो चुका है। क्लियर। इसीलिए इसी तरीके से हम एटम का भी बैलेंस जो है बना सकते हैं, ठीक है। वो डायरेक्ट इसी तरीके का बैलेंस नहीं होता, वो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो हम पढ़ाएंगे अभी आपको, ठीक। उसमें भी हम कोई ना कोई स्टैंडर्ड बना लेते हैं, लाइक 1 kg हमने स्टैंडर्ड बना रखा है कि इतना होगा तो ये 1 kg होगा, ठीक है, इतना होगा तो 2 kg होगा। तो इसी तरीके से हम एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं कि इतना होगा तो वो 1 AMU होगा। 1 AMU यानी हाइड्रोजन जितना मैस होगा तो वो 1 AMU होगा, ठीक है। ये हमने कह दिया हाइड्रोजन के बराबर अगर किसी चीज़ का मैस होगा तो वो 1 AMU होगा। ये मैं आपको पुराने वक्तों की बातें बता रहा हूँ, पुराने वक्तों में ऐसे सोचा जाता था, ठीक है। अच्छा, इसका मैस होगा 1 AMU। अगर किसी चीज़ का मैस हाइड्रोजन एटम के बराबर है तो हम कहेंगे उसका मैस कितना है? 1 AMU है। लेकिन ये पुराने वक्तों की बात है, ठीक है। पुराने वक्तों में ऐसे काम किया जाता था केमिस्ट्री में, ठीक। लेकिन आप जानते हो हमें ना इसमें काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना था। क्यों? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक गैस है, ठीक है, ये एक गैस है। अच्छा, इसको ना डील करना ना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है, ठीक। तो इसे हम जो है ना जनरली हैंडल इजीली नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर हमने अपना स्टैंडर्ड चेंज कर लिया बाद में,
ठीक है। लेकिन मैं आपको ये पहले की बात बता रहा हूँ, पहले यही होता था कि हाइड्रोजन को एज ए स्टैंडर्ड मान करके चलते थे, और जिसका मैस हाइड्रोजन के मैस के बराबर है तो हम कहते थे कि ये 1 AMU है, उससे दुगना है तो कहते थे कि ये 2 AMU है, उससे 4 गुना है तो हम कहते थे कि ये 4 AMU है, उससे 12 गुना है तो हम कहते थे ये 12 AMU है। ठीक है। अच्छा, जब हमने हाइड्रोजन के मैस के साथ हीलियम के मैस को कंपेयर किया तो हमने देखा कि हीलियम का मैस हाइड्रोजन के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा है, तो हमने हीलियम का मैस बोल दिया कि ये है 4 AMU। ये कितना है? 4 AMU। अच्छा, लाइक वाइज कार्बन का मैस जब हमने देखा हाइड्रोजन के मुकाबले में तो वो 12 टाइम्स ग्रेटर था, तो हमने बोल दिया कि कार्बन का जो मैस है वो 12 AMU है, वो 12 AMU है। लेकिन फिर वही डिफ़िकल्टीज़ थी हमारे सामने कि हाइड्रोजन जो है एक गैस है बेसिकली, ठीक है, गैस है, H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, और दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैंडल, ठीक है, और इसको हैंडल करना भी काफ़ी मुश्किल काम है। अच्छा, और कि ये नॉट इजीली अवेलेबल, ठीक है, कोई इतना ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट नहीं है हाइड्रोजन जो हमें इजीली अवेलेबल हो जाए, इसको ला करके इसके साथ काम करना भी अपने आप में एक बहुत डिफ़िकल्ट काम है, ठीक है। अच्छा, ये बातें तो अब आपको समझ आ गई, ठीक है, कि पुराने वक्तों में हम ऑल दो हाइड्रोजन का यूज़ करते थे लेकिन उसमें हमें डिफ़िकल्टीज़ का सामना था। तो 1961 में जो सिस्टम इंटरनेशनल वाले थे उन्होंने हाइड्रोजन का इस्तेमाल जो है वो बंद कर दिया, तो हमने ना कार्बन को एज अ स्टैंडर्ड यूज़ करना स्टार्ट किया। क्यों किया वो अभी बताते हैं आपको। अच्छा, कार्बन को क्यों स्टैंडर्ड के तौर पर हमने यूज़ करना स्टार्ट किया, इसकी रीज़न्स काफ़ी सारी हैं मेरे पास जो कि बुक में नहीं लिखी हुई, वो मैं लिख दूंगा इधर, तो वो आपने नोट करनी है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि हमने कार्बन को एज अ स्टैंडर्ड क्यों इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन के बारे में आज तक सवाल तो नहीं किया गया, लेकिन अगर कभी कर भी ले तो आप ये बातें उसको कर सकते हो, ये आप नोट कर लोगे बुक पर, ठीक है। अच्छा, तो 1961 में हमने कार्बन वाज एडॉप्टेड एज स्टैंडर्ड, ठीक है, कार्बन को एज अ स्टैंडर्ड के तौर पर हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया 1961 में, सिस्टम इंटरनेशनल वालों ने। अच्छा, क्यों किया? कार्बन की एक सबसे बढ़िया खूबी कि ये सॉलिड स्टेट में अवेलेबल है, दैट इज़ अवेलेबल इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। दूसरी खूबी कि दैट इज़ ईजीली अवेलेबल, ठीक है, इसको कोई ज़्यादा हमें ढूंढने के लिए 3-5 नहीं करनी पड़ती, हमें हर जगह से कार्बन, कोल एक कार्बन की ही फॉर्म है ना, ईजीली हमें मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, और ये एक स्टेबल एलिमेंट है, कार्बन जो है एक स्टेबल एलिमेंट है। अच्छा, नॉट रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव नहीं है। जो अपने पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनको संभालना ही अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम होता है। मिसाल के तौर पर आपने कोई 100 ग्राम जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट ला करके रखा और कहा कि कल इससे जो है ना हम काम करेंगे, तो आप कल उठे उसकी 1-2 हाफ लाइफ्स गुजर चुकी होंगी, तो वो 100 ग्राम जो आपने ला करके रखा था वो 50-25 ग्राम हो चुका होगा, ठीक है। एक तो मिलते बहुत महंगे हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और फिर जो है वो ख़त्म होते रहते हैं, वक्त के साथ साथ डिके होते रहते हैं, ठीक है। तो ये आप फिज़िक्स में पढ़ चुके होंगे, मैंने पहले आपको कहा कि ये फिज़िक्स के नॉलेज पर मैं शक नहीं कर रहा आपके। तो कार्बन एक स्टेबल एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव नहीं है, ठीक। अच्छा, और ये चीप है, ठीक है। बीइंग अ पाकिस्तानी हमें इस चीज़ पर बहुत फोकस करना है कि कार्बन एक चीप एलिमेंट है, सस्ता है, इजीली मिल जाता है हमें। अच्छा, और ये है कि इसका जो मैस है वो एग्जैक्टली 12 है, इसका मैस जो है एग्जैक्टली 12 है, ठीक है, या 12 है, या चलो हम यूँ कह दें कि हमने इसके मैस को एग्जैक्टली 12 मान लिया है, ठीक है, एग्जैक्टली 12 मान लिया है। क्यों कहा? क्योंकि हमने पहले जब काम किया था हाइड्रोजन को यूज़ करके तो हमने देखा था कि जो कार्बन का मैस है वो करीब करीब 12 ही आता है, हाइड्रोजन से 12 गुना ज़्यादा है, ठीक ना। अच्छा, तो अब हम ये सब देखने के बाद कि हमने कार्बन को क्यों यूज़ किया, हम AMU को डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो हम AMU को ऐसे डिफ़ाइन करते थे कि द मैस ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इज़ कॉल्ड 1 AMU, ठीक है। अब हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? द मैस ऑफ 1/12 ऑफ द मैस ऑफ कार्बन इज़ 1 AMU, यानी अगर कार्बन के मैस को 12 से डिवाइड कर दिया जाए तो वो 1 AMU आ जाएगा। देखो यहाँ पर 12 है ना, 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो बस ये सिंपल सी डेफिनेशन है 1 AMU की। तो 1 AMU को हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं। 1 AMU इज़ द 1/12 ऑफ द मैस ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12, ठीक है। 1 AMU बेसिकली कार्बन के मैस का 1/12 है, ठीक है, जिसको हमने कार्बन के मैस को हमने 12 मान लिया है। अगर हम कार्बन के मैस को 12 मान करके चलें तो उसको अगर 12 से डिवाइड करें तो फिर अपने पास 1 AMU आ जाएगा, ठीक। तो इस पर ज़्यादा दिमाग जो है ना घुमाने की ज़रूरत नहीं है, ये सीधी सीधी बातें हैं।
अच्छा, अब हम इस पोजीशन में हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन कर सकें, रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन कर सकें। देखिए, इट इज़ द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट as compared to the mass of an atom of carbon taken as 12। ठीक है। अच्छा, रिलेटिव एटॉमिक मास बेसिकली क्या है? किसी भी एलिमेंट का मास हो सकता है। ठीक है, 1 EMU के लिए तो हमने क्या डिफाइन किया कि 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। ठीक है, लेकिन रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए हम ऐसे डिफाइन करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का हो सकता है, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो हीलियम हो, चाहे लिथियम हो, ब्रिलियम हो, बोरोन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कोई भी हो, कार्बन हो, तो सबके लिए रिलेटिव एटॉमिक मास की वैल्यू लेना जायज़ है। ठीक है, लेकिन 1 EMU जो हम लेते हैं वो 1/12 ऑफ कार्बन लेते हैं। ठीक। अच्छा, तो डेफिनेशन दोबारा पढ़िए। इट इज़ द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एटम का मास है। ठीक है, एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट टेकन एज 12, यानी वही तराजू वाली बात कि एक तरफ हम कार्बन 12 रखते हैं, दूसरी तरफ जो है हम एलिमेंट रखते हैं। ठीक है, और कंपैरिजन करके मास निकाल लेते हैं। ठीक, ये ऐसे तराजू वाला काम डायरेक्टली नहीं होता, मैंने बताया स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको हम पढ़ाएंगे डिटेल आगे, उसकी है हमारे पास भी एक इंस्ट्रूमेंट आपको पढ़ाने के लिए। अच्छा, तो जो रिलेटिव एटॉमिक मास है ये तो हमें कहानी क्लियर हो गई। अब हर क्वांटिटी का एक यूनिट होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसका भी एक यूनिट है। वो यूनिट क्या है? वो EMU है। ठीक है, जिस तरह से मास का यूनिट जो है अपने पास kg किलोग्राम होता है। ठीक है, इसी तरीके से रिलेटिव एटॉमिक मास का EMU है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास का यूनिट। ठीक, तो द यूनिट यूज्ड टू एक्सप्रेस रिलेटिव एटॉमिक मास इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, वो यूनिट जिसमें हम रिलेटिव एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करते हैं वो रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट होता है। और हमने अभी 1 EMU को डिफाइन भी किया था कि कितना होता है। इट इज़ 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन। ठीक है, ये कार्बन के मास का 1/12 होता है। अच्छा, एटॉमिक मास यूनिट या रिलेटिव एटॉमिक मास को यूज़ करने के अपने पास कुछ सिग्निफिकेंस भी है। ठीक है, कुछ सिग्निफिकेंस भी अपने पास है। क्या सिग्निफिकेंस है? देखो, एटम जो है वो एक बहुत छोटा पार्टिकल है, उसका मास जो है वो भी बहुत कम है। कितना होता है? रेंज मैंने बताई थी 10⁻⁻27 kg से लेकर के 10⁻⁻25 kg तक जो है ना इसका रेंज रहता है। ठीक है, एटम्स के मास का। तो इतनी छोटी वैल्यू को हमारे लिए आम बैलेंस की मदद से, आम तराजू की मदद से जो है कैलकुलेट करना हमारे लिए काफ़ी एक डिफ़िकल्ट टास्क है। तो फिर हम ऑर्डिनरी मींस को इस्तेमाल करने के बजाय हम रिलेटिव एटॉमिक मास के मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है, हम रिलेटिव तरीके से एटम का मास मालूम करते हैं। क्यों? क्योंकि एटम का मास बहुत छोटा है। ठीक है। अच्छा, मास ऑफ एटम इज़ वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है। वी डोंट हैव एनी बैलेंस to weigh such extremely small mass। ठीक है, अपने पास कोई ऐसा बैलेंस नहीं है जिससे हम इतना छोटा मास मालूम कर सके, तो हम रिलेटिव तरीके से एटम का मास मालूम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ एलिमेंट्स लिखना चाहूँगा और इसके साथ कुछ उनके रिलेटिव एटॉमिक मासेस भी आपको दिखाना चाहूँगा। ये एग्जांपल्स हैं जो आप बेसिकली याद करोगे, EMU में हम लिख देंगे इनको। ठीक है, यहाँ पर कुछ और एलिमेंट्स और साथ उनके रिलेटिव एटॉमिक मासेस। अच्छा, मैं आपको बता दूँ साथ साथ कि आपसे ना सवाल किस तरीके से किया जाएगा। जब आप बोर्ड के एग्ज़ाम्स में जाओगे तो आपसे सवाल क्या क्या करेगा। देखो, आपसे सवाल कर सकता है डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास। जब आपसे रिलेटिव एटॉमिक मास पूछे तो आप ये इसकी डेफिनेशन दोगे, ये वाली। ठीक है, ये डेफिनेशन लिखोगे और ये डेफिनेशन लिखोगे। ठीक है, ये रेड वाली, ब्लू वाली और ग्रीन वाली। ठीक, और इसके साथ जो मैंने आपको एक रिलेशन पढ़ाया था एटम वाले टॉपिक में, पहला टॉपिक जो था मैंने लिखवाया था कि 1 EMU इज इक्वल टू 1.661 क्रॉस 10⁻⁻27 kg एंड दैट इज इक्वल टू 1.661 क्रॉस 10⁻⁻24 ग्राम्स। वो रिलेशन भी आप लिखोगे। ठीक है, जब आपसे कहे डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, ये 3 लाइन्स ग्रीन तक और वो रिलेशन और साथ कोई एग्जाम्पल्स मैं अभी लिखवा रहा हूँ आपको। अच्छा,
और आपसे क्या पूछता है, आपसे पूछता है डिफाइन EMU, डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। तो आप ये लाइन लिखोगे, ब्लू वाली ग्रीन वाली, वो रिलेशन लिखोगे, साथ कोई एग्जांपल्स दोगे, ठीक है, और साथ उसकी ये सिग्निफिकेंस भी लिखोगे, साथ उसकी ये सिग्निफिकेंस लिखोगे, ये AMU की सिग्निफिकेंस है। देखो शॉर्ट आपका कम से कम हाफ पेज का होना चाहिए, लगना चाहिए, ताकि आपको फिर 2 नंबर मिले। अच्छा, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपसे 3-5 कोई करता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे इतना पूछ लेगा कि कार्बन को क्यों अडॉप्ट किया गया। तो ये 3 सवाल जो हैं यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको अच्छे से याद करेंगे। देखिए हम कोई एग्जांपल्स लेते हैं, लाइक हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं, इसका सिंबल होता है H, इसका मास होता है 1.008 AMU, ठीक है। इसी तरीके से ऑक्सीजन है, इसका सिंबल O होता है, इसका मास होता है 15.9994 AMU। और इसके बाद नियॉन है अपने पास, इसका सिंबल होता है Ne, इसका 20.18 AMU मास होता है। ये वैल्यूज़ आप याद कर लेंगे, ठीक है, कोई इतना इसमें 3-5 करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा याद करने वाली चीज़ें हैं। अच्छा, क्लोरीन है Cl, इसका मास 35.5 AMU होता है। इसी तरीके से कॉपर है, इसका मास होता है 63.5। अच्छा, इस तरीके से यूरेनियम है अपने पास, इसका सिंबल होता है U और इसका मास होता है 238.0। अच्छा, अब आप देखो यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हैं ये पॉइंट्स के अंदर हैं, ये वैल्यूज़ जो हैं ये पॉइंट्स के अंदर हैं। तो ये वैल्यूज़ पॉइंट्स के अंदर क्यों हैं? हालांकि हम एटॉमिक मास को तो ऐसे डिफाइन करते हैं, द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक मास, ऐसे डिफाइन करते हैं ना। तो कोई भी क्वांटिटी आधी पौनी तो नहीं होती ना, जब हम गिनती करते हैं आधी पौनी जैसा तो कुछ नहीं होता ना। सीधी सीधी एक वैल्यू होती है, या प्रोटॉन 1 होगा या 2 होगा, 1.5 या आधा प्रोटॉन तो नहीं हो सकता ना। तो फिर यहाँ पर ये पॉइंट्स में वैल्यूज़ क्यों हैं? तो इसकी भी बहुत अच्छी लॉजिक है हमारे पास, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम अभी इस बात को डिस्कस नहीं कर सकते। ये अभी 2 लेक्चर गुजर जाएंगे, जो आने वाला तीसरा लेक्चर होगा उसमें इसका जवाब आपको मिलेगा कि ये एटॉमिक मैसेज की वैल्यूज़ फ्रैक्शन में क्यों होती हैं। और ये बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है, ये उसी टॉपिक से ही आता है। तो जब हम वो टॉपिक पढ़ेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी वहाँ पर कि ये क्यों होता है। बेसिकली हिंट मैं दे देता हूँ आपको, ये बेसिकली एवरेज वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन का एग्जैक्ट मैस नहीं है, ये उसकी एवरेज वैल्यू, उनके मैसेज की एवरेज वैल्यूज़ हैं। हम जानते हैं कि आइसोटोप्स होते हैं हर एलिमेंट्स के, तो हम हर आइसोटोप का अलग अलग मैस होता है तो उस अलग अलग मैस की हम एवरेज वैल्यू निकाल लेते होते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर वो एवरेज वैल्यू रख करके हम काम चलाते होते हैं, समझ गए बात को। अच्छा, यहाँ पर ये जो कार्बन हमने लिया है ना स्टैंडर्ड के तौर पर, ये कार्बन भी कार्बन 12 है, क्योंकि हम जानते हैं कार्बन 14 रेडियो एक्टिव होता है। कार्बन 14 रेडियो एक्टिव होता है ना, कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, 13 और 14। तो यहाँ पर हमने कार्बन 12 ही ले रखा है। अच्छा, एक और बात मैं इंपॉर्टेंट आपको एंटी टेस्ट के हवाले से आपके बताना चाहता हूँ कि देखो हमने यहाँ पर 1/12 ही क्यों लिखा डेफिनेशन में। यहाँ पर हमने डेफिनेशन में 1/12 ही क्यों लिखा, इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है। यहीं से सवाल आता है एंटी टेस्ट में। देखिए 1/12 इसलिए लिखा क्योंकि कार्बन का जो मैस है वो 12 है, ठीक है, और कार्बन के नीचे जो है और 11 एलिमेंट और भी मौजूद हैं, क्योंकि कार्बन जो है 11 एलिमेंट कहता हूँ, 5 एलिमेंट और भी मौजूद है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरोन, ठीक है, जिनके मैसेज आपको पता है। हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 4 होता है, लिथियम जो है उसका आई थिंक 7 होता है, बेरिलियम का 9 होता है, बोरोन का 10 या 11 होता है, आई थिंक 11 होता है। तो ये सब चीज़ें, तो कार्बन के नीचे और भी एलिमेंट्स हैं, तो उनका मैस भी हमें मालूम करना है, ठीक है। तो सवाल ये है कि हमें यहाँ पर 12 से ही क्यों डिवाइड किया, हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं और कहते हैं कि कार्बन का मैस तो 12 ही है, ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पर 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 6। अगर यहाँ पर हम 2 से डिवाइड करते हैं, हाँ ठीक है, 1/2 ऑफ द मैस ऑफ द कार्बन, तो आंसर आता है 6। तो 6 AMU अगर होता तो हम फिर उसको 1 जा कर के कंसीडर करते हैं। अच्छा ठीक है, रुक जाओ, आप कंफ्यूज हो रहे होगे बाद में। हम जो है ना इस बात को ना एग्जांपल्स के ज़रिए से समझते हैं, ठीक है। मैंने अभी यहाँ पर लिखा कि जो मैस ऑफ नियॉन है, ठीक है, ये थोड़ी यहाँ पर ये कन्फ्यूजन हो सकती है आपको, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम्स के हवाले से, लेकिन अभी जो है ना ये घबराने की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना, ठीक है, मैं आपको बताऊँगा। देखो मैस ऑफ नियॉन मैंने अभी कहा कि कितना है, 20 AMU है, 20 AMU है ना, ठीक है, ये तो मान लिया हमने, अभी हमने यहीं पर बात की है, ये देखो 20.18 है, तो इसको मैंने 20 AMU लिख दिया। नियॉन का मैस कितना है, 20 है। कब 20 आया, व्हेन कंपेयर्ड टू द 1/12 ऑफ मैस ऑफ कार्बन, ठीक है, जब हमने कार्बन के 1/12 ऑफ द मैस से कंपेयर किया तो नियॉन का मैस कितना आया, 20 आया। यहाँ पर अब 1/12 की बजाय
अगर मैं 1/6 लिख दूँ, 1/12 की बजाय 1/6 लिख दूँ, तो अगर मुझे यहाँ पर 1/6 लिखना पड़े तो कार्बन का मास भी मुझे 6 ही लेना पड़ेगा, कार्बन का मास भी मुझे 6 ही लेना पड़ेगा, ताकि जो है आंसर 1 आए। रिपीट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 1/6 लिखूँ, 1/12 की बजाय 1/6 लिखूँ, तो कार्बन का मास मुझे सपोज करना पड़ेगा कि कितना होता है, 6 होता है, ताकि आंसर 1 आए। हम तो 1 EMU को डिफाइन करने के चक्कर में हैं, ऐसे है ना। देखो मैं रिपीट करता हूँ, नियॉन का मास उस वक्त 20 है जब हम कार्बन का मास 12 माने और 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन से कंपेयर करें, ठीक। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 1/6 लिखता हूँ तो हमें ये मान करके चलना पड़ेगा कि कार्बन का मास हमने 6 लिया है, कार्बन का मास हमने कितना लिया है, 6 लिया है, यानी कार्बन का मास आधा हो गया है, कार्बन का मास आधा हो गया है। तो जाहिर सी बात है उस वक्त नियॉन का मास भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना, हो जाएगा ना आधा। तो मास ऑफ नियॉन कितना आएगा, मास ऑफ नियॉन विल बी 10 AMU व्हेन कंपेयर्ड टू द टू द 1/6 ऑफ द मास ऑफ कार्बन। हाँ, ये MCQs आपसे बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर अभी तो मैंने सिर्फ नियॉन का एग्जांपल लिया ना, कोई भी एलिमेंट ले सकता है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट। मिसाल के तौर पर मैग्नीशियम लिख दिया, मैग्नीशियम का मास कितना होता है, 24 होता है ना। जब 1/6 से कंपेयर करेंगे तो उसका मास घट करके 12 रह जाएगा। समझ गए बात को। अच्छा, इसी तरीके से मास ऑफ नियॉन इज इक्वल टू, अच्छा अगर हम चाहें कि मास ऑफ नियॉन को हम 40 कर दें, 40 कर दें, तो कार्बन का मास मैं कितना कर दूं, मैं 24 कर दूं। कार्बन का मास मैं कितना कर दूं, 24 कर दूं, तो नियॉन का मास खुद ब खुद जो है कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 AMU व्हेन कंपेयर्ड टू द 1/24 ऑफ द मास ऑफ कार्बन। तो ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, ठीक है। हो सकता है शुरू में आपको कंफ्यूज भी करे, आपके लिए नई चीज़ भी है, लेकिन आप इसको थोड़ा बहुत गो थ्रू करोगे तो आपके लिए ये जो है पक्का हो जाएगा, ठीक है, और आपके लिए ये बेनिफिशियल भी होगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। इतनी ही बातें थी हमारे पास करने के लिए, कंसेप्चुअली भी हमने इसको मुकम्मल देख लिया। आज इसमें से कोई सवाल भी आ जाए तो अब मेरा नहीं ख्याल कि आप इसमें फंसने वाले हो। तो विश यू ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। अल्लाह हाफिज़।